हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताने वाले हैं, जहां पर आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबरें बताएंगे। जाकिर नाइक का असली मकसद पूरी दुनिया के सामने आ चुका है दोस्तों। भारत को कैसे है परेशान करना, उसका मकसद बताएंगे पाकिस्तान का। फिर एक बार चेहरा हो गया है बेनकाब दोस्तों। बताएंगे जाकिर नाइक का पाकिस्तान में जाकर भाषण करने का मकसद नहीं बल्कि आतंकवादियों से मिलने का मकसद था दोस्तों। बताएंगे कितना बड़ा खतरा है ये अपने भारत के लिए, तो वही बताएंगे। गृह मंत्री अमित शाह जी और NS अजीत डोभाल को निशाना बना रहा है कनाडा। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। भारत कनाडा झड़प के बीच ये सबसे बड़ा ट्रूडो की चाल का खुलासा हो पाया है, वहीं बताएंगे लगे हाथों। ब्रिक्स समिट से पहले व्लादिमीर पुतिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर बहुत बड़ा बयान दिखाया रूसी राष्ट्रपति ने। भारत प्रेम तो वहीं जिहाद के जरिए गृह युद्ध भड़काने की तैयारी। ईडी ने PFI की साजिश का कर दिया खुलासा। इस्लामिक आंदोलन खड़ा करने की कर रहे थे ये बहुत बड़ी कोशिश दोस्तों। तो वहीं मार्केट में नकली आलू का प्रचलन होता दिखाई दे रहा है दोस्तों, जिससे सावधान करने के लिए हम आपको नकली आलू से जुड़े सारी जानकारी देने वाले हैं। आपको बताएंगे कि छूकर आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये असली आलू है या फिर नकली आलू दोस्तों। बस आप वीडियो का अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत देश को हर हाल में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और भारत के दुश्मनों को करारा जवाब देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां जाकिर नाइक का असली मकसद लश्कर कमांडर से मुलाकात। पाकिस्तान का चेहरा फिर बेनकाब दोस्तों। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों और आतंकियों के बीच गठजोड़ की नींव रखी जा चुकी है। पाकिस्तान की यात्रा कर जाकिर नाइक ने इस गठजोड़ की शुरुआत की है। 15 सितंबर को लाहौर के एक होटल में आयोजित एक कार्यक्रम ने पाकिस्तान में कट्टरपंथी विचारधाराओं और आतंकवादियों के बीच बढ़ते संबंधों की परतें खोल दी। इस कार्यक्रम की तस्वीर सामने आने के बाद पाकिस्तान में जाकिर नाइक की यात्रा का मकसद सामने आ चुका है। इस कार्यक्रम में भगोड़े इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को आमंत्रित किया गया था, जिसका स्वागत करने वाला पहला व्यक्ति मुजम्मिल हाशमी था। हाशमी जो लश्कर तैयबा का एक सक्रिय सदस्य है, हाफिज सईद के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आया। ये तस्वीर इस बात की पुष्टि करती है कि कट्टरपंथी संगठनों के बीच एक नए प्रकार की सहमति या गठजोड़ बन रहा है। सूत्रों के अनुसार इस मुलाकात में लश्कर का कमांडर हारिस डारबी शामिल है, जो आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तानी सरकार की नीतियों के सवालों के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं है कि लश्कर तैयबा जैसे संगठनों को एक राजनीतिक मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। यही नहीं, लाहौर के उसी होटल में हाफिज सईद और एक और महत्वपूर्ण मुलाकात अब्दुल वाहिद के साथ हुई, जो पहले लश्कर का कमांडर रह चुका है और वर्तमान में पाकिस्तान मिल्ली मुस्लिम लीग का नेता है दोस्तों। आपको बता दें कि इस स्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि ये न केवल पाकिस्तान के आंतरिक मामलों को प्रभावित करता है बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर भी सवाल उठाता है दोस्तों। माना यह जा रहा है कि जाकिर नाइक का ये असली मकसद सबके सामने आना ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जाकिर नाइक भारत को लेकर इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है इन लश्कर के कमांडरों के साथ। जैसा कि आपको मालूम है, भारत से भगोड़ा है जाकिर नाइक और उसको भारत के बारे में सारी जानकारियां, और ये कहीं ना कहीं लश्कर कमांडर के साथ मुलाकात क्या कहीं भारत को लेकर नई प्लानिंग तो नहीं। लेकिन दोस्तों, समय रहते ये बात जरूर मालूम पड़ गई कि पाकिस्तान जाने का असली मकसद जाकिर नाइक का वहाँ भाषण देना नहीं बल्कि मोस्ट वांटेड आतंकवादियों से मिलन था। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है, लेकिन पाकिस्तान का असली चेहरा फिर एक बार बेनकाब हुआ है। वो भी तब जब अभी हाल ही में जयशंकर जी SCO मीटिंग के लिए इस्लामाबाद गए थे और वहां से जयशंकर जी वापस भी लौट आए हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का हर एक नेता, विदेश मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से लेकर के पूर्व प्रधानमंत्री तक भारत के साथ संबंध को स्थापित करने जैसा बयान दे रहे हैं। और उस बीच ये खुलासा बहुत बड़ा एक खतरा पैदा करता दिखाई दे रहा है दोस्तों। ऐसे में हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि शहबाज शरीफ हो या फिर नवाज शरीफ या फिर बिलावल भुट्टो या इशाक डार अगर ये भारत के साथ संबंध स्थापित करने की बात कह रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी भी सत्यता होगी। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस खुलासे के लिए, इस बेनकाबी के लिए हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अंत में। और अभी कभी जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, हमें सपोर्ट मिलता रहेगा और ऐसे ही हम अंदर की खबरें आपके सामने लाते रहेंगे। तो वही नेक्स्ट और बड़ी खबर बताते गृह मंत्री अमित शाह जी और NS अजीत डोभाल को निशाना बना रहा है कनाडा। क्या है इसकी असली वजह? दरअसल कनाडा और भारत के रिश्ते इस समय अपने सबसे खराब दौर में चल रहे हैं, आप सभी जानते ही हैं। लेकिन पिछले ही साल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 18 जून 2023 को खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और भारतीय खुफिया एजेंसी के सचिव सामंत गोयल को दोषी ठहराया था। अब दोस्तों, स्थिति यह है कि भारत ने कनाडा से अपने राजनयिक को वापस बुला लिया है और कनाडा के
राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। दोनों देशों के बीच ये राजनीतिक टसल केवल कुछ खुफिया इनपुट के आधार पर ही है। ट्रूडो ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि इस मामले में केवल इनपुट है, कोई ठोस सबूत नहीं है। जहां तक फाइव आइज गठबंधन का सवाल है तो अमेरिका और ब्रिटेन ने कनाडा का समर्थन किया है, लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने कनाडाई आरोपों का समर्थन करने के लिए भारत के खिलाफ ठोस सबूत की मांग की है। यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश ने कहा है कि हम तुम्हारा साथ अवश्य देंगे, हम तुम्हारी बात भी मानेंगे, लेकिन बिन सबूत हम कोई साथ नहीं देंगे जब तक तुम ये साबित ना कर सको। ऐसे सबूत हमको पेश करो जो ये दिखाता हो कि वाकई में इसमें भारत सम्मिलित है, तो हम तुम्हारी बात मानेंगे। यानी कि दोस्तों अगर गौर किया जाए तो अमेरिका और ब्रिटेन इजीली तरीके से कनाडा का समर्थन कर रहे हैं बिना किसी सबूत को देखे, बिना किसी सबूत को मांगे, जो ये दर्शाता है कि भारत सही है या गलत वाकई ये जाने। अमेरिका ब्लाइंडली और ब्रिटेन ब्लाइंडली कनाडा का समर्थन कर रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाकई में एक जिम्मेदार देश की तरह सबूत मांग रहे हैं। जी हाँ, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को आप लोग थैंक यू कहिएगा, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन पर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम अपनी खबरों के माध्यम से आपको हमेशा से बताते हैं कि अमेरिका जैसा दोगला देश न कभी कोई दूसरा हुआ है, न कभी दूसरा कभी होगा। ये बात हर एक नागरिक को गांठ बांध लेनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, कनाडा के विपक्षी नेताओं ने लगाया बड़ा आरोप ट्रूडो पर, कहा ध्यान भटकाने के लिए निज्जर की हत्या का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रूडो। जी हाँ, कनाडा के एक विपक्षी नेता ने कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो पर अन्य विवादों से ध्यान भटकाने के लिए खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। और ट्रूडो सरकार से पिछली प्रशासनिक गलती को सुधारने के लिए खालिस्तानी आतंकवादी की नागरिकता मरणोपरांत छीन लेने को कहा है। पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा के नेता मैक्सिम बोर्नियर ने यह भी कहा कि खालिस्तानी आतंकवादी जो पूरे विवाद का मुख्य बिंदु है वो एक विदेशी आतंकवादी था, जिसे किसी तरह 2007 में नागरिकता प्रदान कर दी गई थी। तो वहीं आपको बता दें, ब्रिक्स समिट से पहले पुतिन का सबसे बड़ा बयान, रूसी राष्ट्रपति का दिखा भारत प्रेम, कहा प्रधानमंत्री मोदी मुझसे यूक्रेन पर बात करते हैं। जी हाँ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन युद्ध को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। रशिया में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन विवाद पर सवाल हुआ था। इस पर जवाब देते हुए रूसी प्रेसिडेंट ने कहा कि जब भी बातचीत होती है तो पीएम मोदी हर बार इस मुद्दे यानी यूक्रेन रशिया युद्ध को उठाते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं। इसके लिए हम पीएम मोदी जी का आभार भी व्यक्त करते हैं। दोस्तों बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस दौरान कहा कि यूक्रेन में युद्ध की समाप्ति के लिए समय सीमा तय करना आसान नहीं है, इसकी कोई समय सीमा तय करना मुश्किल और प्रतिकूल होगा। हालांकि उन्होंने रूस की जीत का दावा जरूर किया। दरअसल भारत के रशिया से दशकों पुराने संबंध है और यूक्रेन से भी अच्छे रिश्ते हैं। इस साल प्रधानमंत्री मोदी रशिया और यूक्रेन दोनों देशों का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में उनकी किसी शांति समझौते में भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती रही है। रूस और यूक्रेन फरवरी 2022 से युद्ध में उलझे हुए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सम्मेलन में एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए अगले हफ्ते रशिया रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनको निमंत्रण भेजा है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद करते हुए भारत की जमकर सराहना और तारीफ की है। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह शिखर सम्मेलन कजान में आयोजित किया जा रहा है और रूस इसकी अध्यक्षता करेगा। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रिक्स के सदस्य देशों के नेताओं और कजान में आमंत्रित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन का विषय न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है, जो नेताओं को प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से भी मुलाकात कर सकते हैं। वहीं बता दें, भारत रशिया रिलेशन को लेकर भी आपको एक जनरल नॉलेज देते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है रूस में एक ऐसा चैनल है जिस पर भारतीय फिल्में दिखाई जाती हैं? व्लादिमीर पुतिन ने बताया कि रशिया में एक टीवी चैनल ऐसा भी है जो केवल भारतीय फिल्मों को ही दिखाता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास भारतीय फिल्मों को समर्पित एक टीवी चैनल है और हम ब्रिक्स फिल्म महोत्सव भी आयोजित करते हैं। यदि भारतीय फिल्म निर्माता रुचि रखते हैं तो हम रशिया में उन्हें बढ़ावा देने के लिए साझा आधार खोज सकते हैं। दोस्तों, आप लोग अवश्य बताइएगा, क्या आपको ये पता था कि एक ऐसा डेडिकेटेड चैनल है रशिया में जो सिर्फ और सिर्फ भारत की ही फिल्में दिखाता है? अगर नहीं मालूम था दोस्तों तो ये बताते हुए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर आए हैं नए, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अंदर की खबरों को जानने के लिए तो वहीं आपको बता दें, जिहाद के जरिए गृह युद्ध भड़काने की थी तैयारी, ईडी ने पीएफआई की साजिश का किया खुलासा, पकड़ लिया गर्दन। जी हाँ, ईडी ने शुक्रवार को कहा कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बोले तो पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। दोस्तों, ईडी का कहना है कि भारत में जिहाद के जरिए इस्लामी आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। इसमें क्रूरता और दमन के विभिन्न तरीकों के अलावा अहिंसक हवाई हमले और गुरिल्ला हमले भी शामिल है। संघीय एजेंसी ने एक बयान जारी करके कहा कि
कि उसने 35 करोड़ रुपए से अधिक की नई संपत्तियां कुर्क की हैं। ये पीएफआई के विभिन्न ट्रस्ट कंपनियों और व्यक्तियों के नाम पर लाभकारी रूप से स्वामित्व वाली है। इसने कहा कि पीएफआई ने विरोध के अहिंसक तरीकों का इस्तेमाल करने का दावा किया है, लेकिन साक्ष्यों से पता चलता है, सबूतों से मालूम पड़ता है कि उसके द्वारा अपनाए गए विरोध के तरीके हिंसक प्रकृति के हैं। एजेंसी ने संगठन द्वारा समाज में अशांति और संघर्ष पैदा करके गृह युद्ध की तैयारी के लिए इस्तेमाल किए गए विरोध के कुछ तरीकों का वर्णन किया। इसने आरोप लगाया है कि पीएफआई ने क्रूरता और दमन के कुछ तरीकों का इस्तेमाल किया है। लगे हाथों आपको बता दें, लाहौर कॉलेज रेप केस में पीड़िता पर कमेंट करके घिरी है सीएम मरियम नवाज। औरत मार्च ने मांगा उनका इस्तीफा। दोस्तों, नारीवादी संगठन औरत मार्च ने पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की लाहौर में छात्रा के साथ कथित बलात्कार की घटना पर टिप्पणी के लिए आलोचना की है। औरत मार्च कराची ने मरियम नवाज से अपने कमेंट के लिए माफी मांगने और चीफ मिनिस्टर पद यानी सीएम पद से इस्तीफा देने की मांग की है। संगठन ने मरियम नवाज के कमेंट को नफरत भरा और महिला विरोधी बताया है। मरियम नवाज ने बुधवार को लाहौर में एक कॉलेज कैंपस में छात्रा से बलात्कार पर देश में भड़के गुस्से के सवाल पर इसे सोशल मीडिया पर फैली अफवाह और फर्जी बताते हुए खारिज किया था। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक औरत मार्च ने कहा है कि सीएम मरियम नवाज ने यौन हिंसा के पीड़ितों की सुरक्षा और सम्मान की अवहेलना की है। ऐसे में वो एक सूबे का प्रतिनिधित्व करने के योग्य नहीं है, उनको अपना सीएम पद छोड़ देना चाहिए, जैसा मांग किया है। दोस्तों, औरत मार्च ने तो वहीं बता दें, इस मुद्दे पर पंजाब प्रांत में हिंसक प्रदर्शनों के बीच 3 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और 600 से अधिक छात्रों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लगे हाथों आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुंबई में खुला ताइवान का ऑफिस तो बौखला गया चाइना। कहने लगा ऐसे कदम उठाकर आपसी संबंध ना बिगाड़े भारत। दरअसल चीन ने मुंबई में ताइवान का ऑफिस खुलने पर भारत के सामने कड़ा राजनयिक विरोध दर्ज कराया है। चीन ने इससे दोनों देशों के संबंधों पर बुरा असर होने की भी बात कही है। बीजिंग ने ताइवानी ऑफिस खुलने पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि ताइवान चीन का अभिन्न हिस्सा है, ऐसे में भारत से अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करे और इस मुद्दे पर बहुत एहतियात के साथ आगे बढ़े। चीन का विरोध मुंबई में नए ताइपी आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र ऑफिस पर है, यानी टीईसीसी पर है। टीईसीसी के अब भारत में 3 कार्यालय हो गए हैं। मुंबई के अलावा दिल्ली और चेन्नई भी टीईसीसी के ऑफिस हैं। दोस्तों, मुंबई में ताइवान के नए ऑफिस के खुलने पर चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीन है और ताइवान चीन का अटूट हिस्सा है। चीन अपने साथ राजनयिक संबंध रखने वाले किसी भी देश के ताइवान के साथ आधिकारिक संपर्क पर कड़ा ऐतराज करता है। इसमें एक दूसरे के यहाँ ऑफिस खोलना भी शामिल रहा है। मुंबई में ताइवान का ऑफिस खुलने के मुद्दे को भी हमने भारत के समक्ष उठाते हुए अपनी चिंता रखी है। जी हाँ दोस्तों, जब चाइना खुद ऐसे कदम उठाए जो वाकई में इलीगल होता है, सबको दिखाई देता है कि वो इलीगल है, उसके बावजूद भी चीन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। लेकिन भारत जब सही कदम उठा रहा है, भारत को क्या पूरी दुनिया को पता है कि ताइवान एक अलग देश है। जबरदस्ती चाइना उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है, जबरदस्ती उस पर अपना दावा ठोकता चला आ रहा है। तो इस मुद्दे पर भारत को ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है ये चाइना। इस पर दोस्तों आपकी निजी क्या राय होने वाली, हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, भारतीयों के लिए यूनाइटेड अरब अमीरात ने शुरू की नई वीजा नीति। क्या है इसमें खासियत? दरअसल संयुक्त अरब अमीरात बोले तो यूएई ने वीजा ऑन अराइवल नीति पेश की है। ये नीति से दुबई जाने वाले दूसरे देश के नागरिकों के लिए है। यूएई की नीति, नई नीति भारत के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ देश से वैध अस्थायी निवासी कार्ड या वीजा रखने वाले व्यक्तियों के लिए आसान प्रवेश की अनुमति देती है। यूएई के इस निर्णय को भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ती साझेदारी के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। यूएई के साथ भारत के बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों के बीच वीजा ऑन अराइवल नीति अहम मानी जा रही है। वर्तमान में 3.5 मिलियन से अधिक भारतीय रहते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में नीतिगत बदलाव को दोनों देशों के बीच यात्रा और व्यापार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात ने एक नई वीजा ऑन अराइवल नीति पेश की है जो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन या किसी भी यूरोपीय संघ देश से वैध अस्थायी निवासी कार्ड या वीजा रखने वाले व्यक्तियों के लिए आसान प्रवेश की अनुमति देती है। इस नीति के तहत भारतीय नागरिकों को संयुक्त अरब अमीरात में आगमन पर 14 दिन का वीजा ऑन अराइवल प्रदान करता है। लगे हाथों आपको बता दें, शहबाज शरीफ ने जो बाइडेन को लिखा पत्र, जेल में कैद पाकिस्तानी महिला की रिहाई की कर दी मांग। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को पत्र लिखकर उस पाकिस्तानी महिला की रिहाई की मांग की है जो आतंकवाद के आरोप में अमेरिका में 86 साल की जेल की सजा काट रही है। ये जानकारी इस्लामाबाद की एक अदालत में शुक्रवार को सरकारी वकील ने दी। शहबाज शरीफ के पत्र की एक प्रति अदालत में पेश की गई है, जहां अमेरिका में प्रशिक्षित तंत्रिका तंत्र विज्ञानी आफिया सिद्दीकी की बहन की याचिका पर सुनवाई चल रही थी। आफिया को 2010 में अमेरिकी नागरिकों की हत्या के प्रयास और अन्य आरोपों में दोषी ठहराया गया था। आफिया का नाम
नाम तब चर्चा में आया जब उसने अमेरिका छोड़ दिया और 11 सितंबर 2011 को हुए आतंकवादी हमलों के कथित साजिशकर्ता खालिद शेख मोहम्मद से शादी कर ली। 2008 में अफगानिस्तान में अमेरिकी अधिकारियों के साथ झड़प के दौरान वो घायल हो गई थी और कहा जाता है कि उसने अमेरिकी अधिकारियों पर गोली चलाई थी। अब ऐसे में शहबाज शरीफ ने जो बाइडेन को चिट्ठी लिखी है और अमेरिका में इस 86 साल की सजा काट रही पाकिस्तानी महिला की रिहाई की अपील कर दी है। साथ ही साथ बता दें, खलील अल हैया बना हमास का नया चीफ। पहले ही भाषण में दिखा दिए तेवर इजरायली बंधकों पर, कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। दोस्तों, इजरायली हमले में याह्या सिनवार की मौत के बाद फलस्तीनी गुट हमास ने अपना नया नेता चुन लिया है। खलील अल हैया को हमास का चीफ बनाया गया है, जो अभी तक हमास का डिप्टी लीडर था। शुक्रवार को हमास की ओर से बयान जारी करते हुए सिनवार की मौत की पुष्टि की गई और अपने नए नेता के तौर पर खलील के नाम का ऐलान किया गया। नेता चुने जाने के बाद अपने पहले भाषण में खलील ने लड़ाई जारी रखने की बात कही है और इजरायली बंधकों को भी अपने शर्तों पर ही छोड़ने का ऐलान किया है। दोस्तों, खलील अल हैया ने हमास की कमान संभालने के बाद अपने पहले टेलीविजन संबोधन में कहा कि शहीद याह्या निडरता से फलस्तीनियों की आजादी के लिए लड़े और अपने जीवन को बलिदान कर दिया। खलील ने कहा कि याह्या का अंत बहादुरी से लड़ते हुए हुआ है। आखिरी वक्त की तस्वीरें दिखाती है कि उनका सिर ऊंचा था और उन्होंने अपनी बंदूक संभाल रखी थी। वो आखिरी सांस तक गोलीबारी करते रहे। तो वहीं बता दें, उधर भारत ने लेबनान को मेडिकल सप्लाई भेजी। इजरायल का हिजबुल्लाह पर हमला जारी। जी हां, भारत ने युद्धग्रस्त लेबनान को मेडिकल सप्लाई भेजी है। लेबनान इजरायल के हमले के बाद पूरी तरह से तबाह हो चुका है। आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली हमलों में लेबनान पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। यहाँ के अधिकांश नागरिक देश छोड़कर दूसरे देश जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने मिडल ईस्ट के इस देश को 11 टन मेडिकल सप्लाई भेजी है। कुल 33 टन मेडिकल सप्लाई भेजी जा रही है। 11 टन मेडिकल सप्लाई की पहली खेप आज भेजी गई। जयसवाल की पोस्ट में कहा गया है, इस खेप में हृदय संबंधित दवाएं, NSAID यानी गैर स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, एंटीबायोटिक्स और एनेस्थेटिक्स सहित कई तरह के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट शामिल है। साथ ही साथ बता दें, अमेरिका की धमकियों से बेफिक्र क्यों है नेतन्याहू? कौन कौन से देश हैं जो इजरायल को कर रहे हैं गोला बारूद की सप्लाई? दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजरायल को हथियारों की आपूर्ति बंद करने की धमकी दी है और कहा है कि गाजा में मानवीय स्थिति में सुधार लाया जाए। हालांकि अमेरिका की बातों पर भरोसा करना किसी गीदड़ पर भरोसा करने से ज्यादा खतरनाक है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने इस तरह की धमकी इजरायल को दी हो। मई में भी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि अगर दक्षिणी शहर राफा पर आक्रमण होता है तो वो इजरायल को हथियारों की खेप रोक देंगे। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी धमकी से बेपरवाह होकर हमास के खिलाफ अपना अभियान जारी रखा। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इजरायल को हथियारों की आपूर्ति जारी रखी। ऐसे में बहुत बड़े ये सवाल उठते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इजरायल अपने ही मित्र देश और खासकर उस देश की बात क्यों नहीं मान रहा जिसने उसको युद्ध में उन्नत हथियार और गोला बारूद की सप्लाई किया है। तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि अमेरिका अकेला देश नहीं है जिसके आश्रय इजरायल है। अमेरिका के अलावा 5 और सबसे बड़े देश हैं जो इजरायल को भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और रक्षा उपकरणों की आपूर्ति करते हैं। तो उन बड़े देशों के नाम आपको बता दें, अमेरिका के बाद जर्मनी है, जर्मनी के बाद इटली है। दोस्तों, इटली तीसरे स्थान पर है। ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन भी अन्य छोटे आपूर्तिकर्ता में शुमार है। जी हाँ, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा हथियार मुहैया अमेरिका ही करवाता है। लेकिन ये बड़े 4 देश हैं जो इजरायल को हथियार मुहैया करवाते हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका की धमकियों के बावजूद भी बेफिक्र तरीके से नेतन्याहू रहते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग घोर गरीबी में रह रहे हैं। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में बहुत बड़ा ये खुलासा हुआ है। लेकिन भारत को लेकर क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में आपको बता दें, दुनिया में 1 अरब से भी ज्यादा लोग घोर गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। 1 अरब यानी कि दोस्तों 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं और इनमें से आधे बच्चे हैं, जबकि करीब 40 ऐसे लोग संघर्ष वाले या अस्थिर देशों में रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की ओर से बृहस्पतिवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 83% से अधिक गरीब लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और इन लोगों के इतने प्रतिशत ही उप सहारा अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में रहते हैं। आपको बता दें कि 1 अरब से भी ज्यादा गरीबी में लोग जी रहे हैं। तो भारत में कितनी गरीबों की संख्या है उस रिपोर्ट के मुताबिक? तो सूचकांक के मुताबिक 1.1 अरब लोग घोर गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, जिनमें से करीब आधे 5 देशों भारत, पाकिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया और कांगो में निवास करते हैं। अगर भारत के आंकड़ों की बात करें तो रिपोर्ट के हिसाब से 23 करोड़ 40 लाख लोग भारत में गरीबी में जी रहे हैं, पाकिस्तान में 9 करोड़ 30 लाख लोग, इथियोपिया में 8 करोड़ 6 लाख 60 लाख, नाइजीरिया में 7 करोड़ 40 लाख, तो कांगो में 6 करोड़ 60 लाख निवास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हालांकि भारत की जनसंख्या भी बहुत है, तो उस हिसाब से आंकड़े अगर आप देखें तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि और देशों में कम है, क्योंकि और
देशों की जनसंख्या भी बहुत कम है और ऐसा भी हो सकता है कि भारत बहुत बेहतर हो उन कम जनसंख्या वाले देशों से। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें तिहाड़ जेल से सत्येंद्र जैन रिहा हुए हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। सीएम आतिशी मनीष सिसोदिया ने किया वेलकम। जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को शुक्रवार 18 अक्टूबर को जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन देर शाम तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को सशर्त जमानत दी है। सत्येंद्र जैन को लेने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तिहाड़ जेल पहुंचे। इस दौरान सभी ने उनका स्वागत किया। तो वहीं दिल्ली के सीएम आतिशी ने तिहाड़ जेल के बाहर पहुंचकर विजय चिन्ह दिखाया। सत्येंद्र जैन के जेल से बाहर आने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई बांटी। वहीं तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन ने कहा, मुझे अरविंद केजरीवाल के कामों को रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया था। अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, मनीष सिसोदिया बाहर है, संजय सिंह बाहर है और अब मैं भी बाहर आ गया हूँ। इतना ही नहीं दोस्तों, सत्येंद्र जैन ने कहा कि अब हम सारे के सारे काम पूरा करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने सबसे वादा किया था कि यमुना नदी को साफ करके दिखाएंगे। केवल उस काम को रोकने के लिए मुझे अरेस्ट किया गया था। अब हम यमुना नदी को भी साफ करके दिखाएंगे और दिल्ली के लोगों के सारे कामों को करके दिखाएंगे। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी राय क्या है? साथ ही साथ बता दें, बहराइच हिंसा में अब तक 31 को गिरफ्तार किया गया है। जांच के बीच मुख्य आरोपी के घर बुलडोजर चलाने की है क्या तैयारी? दरअसल बहराइच हिंसा के आरोपियों के घर पर नोटिस लगा दिया गया है और कह दिया गया है कि 3 दिन में खुद गिरा लो, नहीं तो फिर चलेगा योगी का बुलडोजर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बहराइच में 13 से 14 अक्टूबर को विसर्जन जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद शुक्रवार को 26 और लोगों को जेल भेज दिया गया है। तो वहीं इससे पहले पुलिस ने 5 आरोपियों अब्दुल हमीद, रिंकू उर्फ सरफराज, फहीम, तालीम और अफजल को सीजेएम प्रतिभा चौधरी के जजेज कॉलोनी स्थित आवास पर पेश किया, जहां से सीजेएम ने आरोपियों को 14 दिन की रिमांड पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। बता दें कि अब तक कुल 31 लोगों को जेल भेजा गया है। बता दें कि बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 23 लोगों के घरों पर पीडब्ल्यूडी ने नोटिस लगा दिया है। विभाग की तरफ से सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण मकान बनाए जाने की नोटिस चस्पा की गई है। 3 दिन में ग्रामीण सड़क के मध्य से 60 फीट की दूरी पर बनाए गए निर्माण को हटाने के लिए नोटिस लगाया गया है। उसमें कहा गया है कि आपको नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि आपने ये निर्माण जिलाधिकारी महोदय बहराइच या पूर्व विभागीय अनुमति से किया गया है तो उसकी मूल प्रति तत्काल उपलब्ध कराएं। वह उक्त अवैध निर्माण 3 दिवस के अंदर स्वयं हटा ले, अन्यथा की दशा में अवैध निर्माण पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से हटवाने की कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही में किए गए व्यय को राजस्व के माध्यम से आपसे ही वसूला जाएगा। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें, महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इंडिया गठबंधन बातचीत करता ही रह गया और अखिलेश यादव ने बड़ा खेला कर दिया। दोस्तों, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के बीच अभी सीटों का फाइनल बंटवारा तक नहीं हुआ, तो उधर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। ये सामने नहीं आया कि इन ऐलान में गठबंधन की सहमति है भी या नहीं। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी से इतर अपने 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। तो वहीं अंतिम और बड़ी खबर आपको बता दें, नकली आलू से रहे सावधान। एफएसडीए की छापेमारी में 21 क्विंटल नकली आलू जब्त किए गए हैं। एफएसएसआई ने बताया है कि आप छूकर कैसे पहचान सकते हैं असली और नकली आलू। जी हाँ, आलू हर घर की रसोई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इवन सब्जियों का राजा आलू को माना जाता है, क्योंकि ये किसी भी सब्जी के साथ मिलकर एक बेहतरीन व्यंजन बन सकता है, जिसका उपयोग हम सब्जियों, स्नैक्स और कई तरह के पकवानों में करते हैं। लेकिन दोस्तों, मुनाफाखोरी के लिए कुछ व्यापारी आलूओं को केमिकल से पकाकर और रंग करके नकली आलू बेच रहे हैं, जो हमारी सेहत को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाल ही में फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोले तो एफएसडीए ने बलिया में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 क्विंटल नकली आलू को जब्त किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार सफेद आलूओं को लाल रंग से डाई करके ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था। ये आलू सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का कारण भी बन सकता है। इस तरह के नकली आलू न केवल सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, बल्कि लंबे समय में शरीर को गंभीर बीमारियों का शिकार बना सकते हैं। ऐसे में कैसे आप नकली आलू की पहचान कर सकते हैं? तो आपको बता दें, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एफएसएसआई ने नकली आलू की पहचान करने के लिए एक सरल तरीका बताया है। अगर आप आलू को हाथ में लेकर उसे हल्का सा मसलते हैं और वो रंग छोड़ने लगता है तो ये नकली आलू हो सकता है। इसके अलावा आलू को पानी में डुबोकर भी इसकी जांच की जा सकती है। अगर आलू पर कोई नकली रंग चढ़ा होगा तो वो पानी में घुलकर निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बड़ी बड़ी खबरों के साथ साथ आपको एक अवेयरनेस की भी एक खबर बता दी आलू को लेकर। आशा करते हैं आगे से आप ध्यान रखेंगे, बाजार से जब भी आलू खरीदेंगे तो इन चीजों का ध्यान अवश्य रखेंगे। अपने फैमिली, अपने बच्चों की जिंदगी को संवार पाएंगे। बहरहाल इसी अवेयरनेस के साथ ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसा कि हमने आपको शुरू में कहा था कि आप लोग शेयर कर दीजिएगा। मिलते अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।